नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले सरकार के सामने आदिवासी खड़े हो गए थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से आरक्षण विधानसभा से पारित होने के बाद सर्व आदिवासी समाज राजभवन के खिलाफ खड़ा हो गया है। सरकार ने विधानसभा से विधेयक पारित कर उसे राजभवन भेज दिया है, जिस पर अभी तक राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए हैं, बल्कि राजभवन और सरकार के बीच सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने राजभवन से पूछे गए सभी 10 सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच सर्व आदिवासी समाज का रुख किस तरफ है, ये अब तक समझ से परे है। हो चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच रार बढ़ती जा रही है। विधानसभा से पारित हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन में अटका हुआ है। आरक्षण की रार पर सीएम भूपेश ने एक बार फिर सीधे राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजभवन से अब तक आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। हमने आदिवासियों की मांग पर ही आरक्षण विधेयक पास कराया है, तो फिर अड़चन क्यों आ रही है? आदिवासी समाज के आंदोलन के बाद भी राज्यपाल ने आखिर मुलाकात क्यों नहीं की? इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी से सवाल करते हुए पूछा कि बीजेपी ये बताए कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया ईडब्ल्यूएस मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी? और दूसरा, अरविंद नेताम जी और भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताए इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो चुप क्यों है? तो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा में पारित किए, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना? दो गला नहीं होना चाहिए, एक ही गला से आवाज निकलनी चाहिए। सरकार के पेच के साथ साथ अब आदिवासी खेमा भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। सर्व आदिवासी समाज का एक अरविंद नेताम गुट है जो सरकार से अलग राह लिए है, तो वहीं दूसरा पुटाई ग्रुप है जो सरकार के साथ दिखता है। अब ऐसे में कौन क्या चाह रहा है ये समझ पाना मुश्किल है। वहीं अरविंद का खेमा अपने को आदिवासी हितैषी बताता है और कहता है कि आरक्षण विशुद्ध रूप से संवैधानिक मामला है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होता, बस संवैधानिक मामला है और इस मामले को संविधान के दायरे में रहकर ही सोचना और देखना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से आरक्षण विशुद्ध रूप से संवैधानिक मामला है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होता नहीं, पर संवैधानिक मामला है और इस मामले को संविधान के दायरे में रहकर ही सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बेशक सर्व आदिवासी समाज के दो धड़े बन गए हैं, जिसकी बानगी भानुप्रतापपुर उपचुनाव में देखने को भी मिली थी। पर सवाल यही है कि यदि सच में आप आदिवासियों के साथ हैं, तो फिर अलग अलग ये खेमेबाजी क्यों? क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य है या फिर आपको क्रेडिट की दरकार है? जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले आदिवासी आज अपनी आरक्षण रूपी पहचान के लिए चिंतित हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर अजय चंद्राकर, कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी और बीजेपी प्रवक्ता नवीन मार्कंडेय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में दिखाई दे रही है। जो चीज़ सहजता से होनी चाहिए थी वो होती नहीं दिखाई दे रही। सवालों की झड़ी लग रही है, सवालों के आप जवाब दे रहे हैं। आखिर आरक्षण होगा कब? अभय किशोर जी, देखिए, कहीं ना कहीं आरक्षण संशोधन विधेयक के संबंध में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि ये शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। चाहे बिहार उपचुनाव के समय मोहन भागवत जी का बयान देख लीजिए,
या उत्तराखंड वर्सेस अवधेश कुमार मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शोषित और वंचित वर्ग के आरक्षण का विरोध किया। तो लेकिन देखिए, सबसे प्रमुख बात यह हो रही है कि अगर सचमुच आप आरक्षण समर्थक हैं, 16 अक्टूबर को एकात्म परिसर से आप राजभवन तक पैदल मार्च लेके जाते हैं कि आप आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करिए। आज कहीं ना कहीं 26 दिन बीत चुके हैं, 2 दिसंबर को पारित कर दिया गया है। आज किसके इशारे पर, किसके दबाव में, क्या केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में आज राजभवन जो है इस मामले को अटका रहा है? देखिए अभय किशोर जी, एक बात और कहना चाहूंगा, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हो रहा है, आज झारखंड में भी यही आरक्षण संशोधन विधेयक पूरी सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन में अटका है। छत्तीसगढ़ में यही कार्रवाई की जा रही है, परंतु कर्नाटक, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, वहां पे राजभवन उस विधेयक को अटकाते नहीं है, तुरंत हस्ताक्षर करके पारित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, जो सौतेला व्यवहार है, कहीं ना कहीं वो खलनायक की प्रवृत्ति से बचने के लिए राजभवन के आड़े जो है इस कारण से जो कहीं ना कहीं एकांत परिसर में बैठ के आज जो शोषित और वंचित वर्ग को, आज आदिवासी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को या सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, उनको अधिकार देने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एकांत परिसर में बैठ के भारतीय जनता पार्टी यानी सीधा आरोप आपका एक षड्यंत्र के तहत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत राजभवन के ऊपर से आपका जो सीधे बीजेपी पर आरोप है कि बैकडोर किससे एक दबाव डाला जा रहा है राजभवन पर कि उस पर हस्ताक्षर न किया जाए। नवीन जी से ही जवाब लेते हैं। नवीन मार्कंडेय जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नवीन जी, आरक्षण आपके गले की फांस क्यों बनता जा रहा है? आपने खुद आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया था, आज सरकार विधेयक पारित कर रही है, तो इस पर आपका मतभेद क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए अभय भैया, इसमें हम किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हमारा पूर्ण जो है समर्थन है कि सबको जो है आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन प्रश्न इसकी ये है कि जनता के मन में प्रश्न आ रहा है कि जब 58% जो आरक्षण था वो न्यायालय में लंबित हुआ और वो न्यायालय में आज जब उसका परिणाम आया तो उसको निरस्त किया गया है। अब रही बात यह है कि जब 58% को निरस्त किया गया है तो आपने 76% करके भेजे हैं। अब 76% करके भेजे हैं तो आखिर न्यायालय में टिके रहे वो संवैधानिक रूप से, इस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? तो यहाँ कांग्रेस जो है वो मैंने देखा कि भाई क्वांटिफाइबल डाटा को उसने आधार बनाया, लेकिन क्वांटिफाइबल डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, क्या आपने सभी वर्ग के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाए थे? क्या आपने कलेक्ट किया है क्या? और नहीं किया लेकिन है। नवीन जी राजभवन ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब सरकार ने दिया है। सरकार ने कहा है जहां बाध्यता है क्वांटिफाइबल डाटा की, उसको वो क्वांटिफाइबल डाटा जो कमीशन है उसके आंकड़ों के आधार पर ही किया गया है, और जिन वर्गों के लिए आवश्यकता नहीं है, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए अगर है तो दिया गया है, नहीं है जैसे एसटी एससी के लिए अगर नहीं है तो उसको नहीं दिया गया। तो फिर इसमें इतनी देर क्यों हो रही है? नहीं तो मैं उसी को तो पूरा कर रहा हूं अभी जी। मेरे कहने का मतलब है क्वांटिफाइबल डाटा को आधार बनाया है तो क्वांटिफाइबल डाटा को तो आपने सदन के पटल में रखा ही नहीं है। जब रखा ही नहीं है तो उसको आधार कैसे बनाएंगे? या उसको तो न्यायालय में उसको आप प्रस्तुत भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय में जब प्रस्तुत होगा जब आप सदन में प्रस्तुत करेंगे तो तभी उसका आधार बनेगा। इसका मतलब है कि आपका जो है सवाल मंशा पर है, सवाल मंशा पर बिल्कुल सवाल मंशा पर है, बिल्कुल नवीन जी सवाल मंशा पर है। मैं इस पूरे विवाद से अलग हटकर एक चर्चा करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने डॉक्टर अजय चंद्राकर जी को भी बुलाया है। डॉक्टर चंद्राकर, मैं सर्व आदिवासी समाज, इसमें एक बड़ा फैक्टर है। हमने देखा है भानु प्रतापपुर का जब विधानसभा उपचुनाव हुआ तो सर्व आदिवासी समाज जो है सरकार के खिलाफ खड़ा दिखाई दिया। उसका यह आरोप था कि जो आदिवासियों को 32% आरक्षण मिल रहा था, जो बीजेपी के सरकार के समय में जो व्यवस्था की गई थी, हाईकोर्ट में मौजूदा सरकार ने उसको परस्यू नहीं किया ठीक से, इसलिए वो आरक्षण के उस हक से वंचित हो गए। लेकिन वही सर्व आदिवासी समाज जब सरकार विधेयक पारित करा लेती है और राजभवन उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो राजभवन का घेराव करने जाता है, तो कांग्रेस के सारे मंत्री उसमें दिखाई देते हैं, उसमें अमरजीत भगत दिखाई देते हैं, उसमें टेकाम दिखाई देते हैं। तो आदिवासी समाज जो है वो किधर है? बीजेपी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, किधर है? देखिए अभय जी, आपका जो प्रश्न है इसमें मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट करना चाहूँगा जी। जब संविधान बन गया तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जो प्रसिद्ध व्याख्यान था जी, जो पंडित नेहरू को बोले थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए अभी काफ़ी सफ़र तय करना है। और आज 21वीं शताब्दी के इस दशक में भी
हम ये संतापित, पिछड़े हुए या फिर कह सकते हैं शोषित प्रकृति के पुजारी गुरु घासीदास जी के शांति प्रिय अनुयायी या फिर ओबीसी वर्ग के लोगों को या माइनॉरिटी, इन सबको देख रहे हैं। मूल बात यह है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एक बात कही जाती है कि डिले इज नॉट जस्टिस। ये देरी करना ये न्याय नहीं है जी। प्रश्न ये है कि डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में 58% लाया गया, इंदिरा साहनी जजमेंट के से आगे बढ़कर के रखा गया। उस समय की तैयारी थी, इसके ऊपर काफ़ी अलग अलग चैनलों में काफ़ी डिबेट हो चुकी है, परिचर्चा हो चुकी है। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आ गया। अब प्रश्न ये है कि सर्व आदिवासी समाज भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा की, और ट्रायल ये होता है अभय जी कि ये जो जब स्टार्टिंग प्रारंभ की इस तरह की मौज की बात आती है, क्राउड की बात आती है, तो समस्त राजनीतिक दल उसमें समर्थन देने चले जाते हैं। लेकिन उसमें से जब कोई चुन करके आते हैं तो वो अपने दलगत प्रतिबद्धता के कारण दलीय पद्धति से जुड़े हुए रहते हैं, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसे सर्व आदिवासी समाज तक नहीं देखना चाहिए। मैं तो सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा अनुसूचित जाति वर्ग को। वो इतने सही में गुरु घासीदास जी के अनुयायी के रूप में शांति प्रिय ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। वो भी प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स कर सकते थे, वो भी दबाव समूह बना सकते थे, लेकिन पहले उनका कम किया गया, उसके बाद फिर 1% भूपेश जी के शासनकाल में उसे बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश से जब अलग हुए थे तो फिर भी उनके धैर्य की निश्चित रूप से प्रशंसा होगी। अब सवाल ये है कि 27% ओबीसी के लिए भी बात हुई है, तो निश्चित रूप से ओबीसी को भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर मूल बात ये आ रही है कि भाई और भाई आपस में लड़ेंगे तो फिर कैसे बनेगा। लेकिन वही है कि प्रश्न संविधान ये है, प्रदत्त अगर एक महामहिम सीमा राज्यपाल तय है जी, महामहिम राज्यपाल जी, आप कुलाधिपति भी हैं जी, और आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। मैं प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर MP पायली को कोट करना चाहूंगा। महामहिम के परामर्श के लिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होता है, जिसके प्रधान मुख्यमंत्री जी होते हैं। आप उनको आमंत्रित कर लीजिए राजभवन में, आपस में सलाह मशविरा करिए। बिल्कुल, आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, इस गतिरोध टूटना चाहिए, गतिरोध टूटना चाहिए, क्योंकि हक जिनका जो वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। ये आपसी उलझन और सियासी दांवपेंच के चक्कर में किसी का हक ना मारा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वापस अजय जी के पास लौटूंगा। अजय जी, जो स्थिति दिख रही है उसमें एक जो बीच का फंसा हुआ पेच है वो गुत्थी सुलझती नहीं दिखाई दे रही। सियासी दांवपेंच के बीच में आरक्षण एक मसला और दूसरी तरफ आदिवासियों का भला दूसरा मसला। बीजेपी ने भानु प्रतापपुर में कहा आदिवासी आपके खिलाफ हो गए हैं, आदिवासी सरकार और कांग्रेस के विरुद्ध हो गए हैं। केदार कश्यप जी भी कहते हैं कि कांग्रेस जो है अपना जनाधार बस्तर में खो रही है, राज्य में खो रही है, इसलिए जो लोग जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो ऊपर में आपके मंत्री कहते हैं कि वो सच्चे आदिवासी हैं ही नहीं, नकली आदिवासी हैं। तो अब ये सर्व आदिवासी समाज जो आदिवासी हैं 2018 में बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़ा था, आपको याद होगा। भू राजस्व संहिता संशोधन का मसला कितना उलझा था, सड़क पर उतर आए थे आदिवासी। भानु प्रतापपुर में आपकी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन वापस जब आरक्षण की बात आ रही है तो वो मुद्दा लेकर राजभवन में आपके साथ कदम द कदम चलता दिखाई देता है। आदिवासी किसके साथ रहेगा? क्या आपको लगता है आदिवासी इतना भोला भाला है कि पानी की तरह जिधर ढलान मिलती है उधर ही बह जाता है? अबे किशोर जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, समय दीजिएगा। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, ये कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। आज 2012 में इसकी क्रोनोलॉजी समझना बेहतर होगा किशोर जी। देखिए 2012 में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण संशोधन विधेयक लाती है, लेकिन वो सिर्फ उनका राजनीतिक पाखंड था। आज कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही, बदनीति के तरीके के कारण आज वो हाईकोर्ट उसको रजिस्ट करता है। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की नियत, नीति और मंशा पूरी तरह स्पष्ट थी। हमने विशेष सत्र बुलाया। हमारा एक ही आपत्ति है, आज राज्यपाल महोदय स्वयं आदिवासी है और एक संवैधानिक मुखिया है। एक संवैधानिक मुखिया का सर्वाधिक दायित्व है, सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्गों का जो हित उनको मिलना चाहिए वो उनसे वंचित हो रहे हैं। दो बातें कहना चाहूंगा। आज यही राज्यपाल महोदय पहले सरकार को पत्र लिख के विशेष सत्र बुलाने की बात कहती है और जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की बात करती है। हमने अपना कर्तव्य दायित्व निभाया सर्वसम्मति से, और किशोर जी 90 विधायकों ने पूरी सर्वसम्मति से हस्ताक्षर करके पारित किया। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या का जो विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 3.25 करोड़ जनसंख्या इस विधायक के साथ है, इस विधेयक के साथ है।
तो कहीं राज्यपाल महोदय का एक नैतिक दायित्व था, एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर दे। लेकिन सबसे बड़ा यश प्रश्न यही है कि आज यही राज्यपाल महोदय जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की बात करती है। आज किसके दबाव में, किसके इशारे पर, किसके कहने पर जो है इस जो शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने का प्रयास है, उसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। दूसरी बात, आज देखिए ये स्पष्ट है, आज संविधान के आर्टिकल 200 में ये स्पष्ट है अभय किशोर जी कि उनके पास 3 ऑप्शन थे, या विधेयक लौटाए, या अपने आपत्ति सवालों के साथ सरकार को लौटाए, या हस्ताक्षर करें, या तीसरा जो है राष्ट्रपति के पास अभिमत के लिए भेजिए। लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय ने संवैधानिक तीनों ऑप्शन को न लेके अलग से 10 प्रश्न पूछे। लेकिन कहीं ना कहीं 3.25 करोड़ जनसंख्या का, आज युवाओं का, समाज का अहित न हो, हम उनके 10 सवालों के जवाब भी देने के लिए तैयार थे और हमने जवाब भेजे। लेकिन इस जवाब देने के बाद भी जिस प्रकार के, देखिए आज नवीन मार्कंडेय जी का बयान सुन लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का बयान सुन लीजिए, या बृजमोहन अग्रवाल जी का, ये सारे व्यक्तियों के बयान कहीं ना कहीं राजभवन के प्रवक्ता। चलिए नवीन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपसे, चूंकि सवाल नवीन जी से, नवीन मार्कंडेय जी जवाब दीजिए इसका। देखिए जवाब देने दीजिए जी। अभय जी देखिए, ऐसा है कि अगर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो अभी जब सुनवाई हुई तो उसमें जो है सरकार के तरफ से जब अभिषेक मनु सिंघवी जी जब खड़े हुए, जब उनसे न्यायालय ने पूछा कि भाई आप 58% जो है आरक्षण को स्टैंड करना चाहते हैं क्या, तो फिर क्यों जवाब नहीं दिया गया। और दूसरे तरफ है कि इनके वकील जो है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। अगर वो 1 महीना 2 महीना आगे बढ़ाया है, इसका मतलब है कि कांग्रेस सरकार के बाद भी अगर कोई स्टैंड नहीं है उनका आरक्षण के प्रति, इसका मतलब है कि राजनीति करना चाहता है। अनुसूचित जाति, चलिए अजय जी बिल्कुल, नवीन जी अजय जी से जवाब लेते हैं। आपकी बात सुनिए मैंने, नवीन जी आपसे जवाब लेते हैं अजय जी से, आप ही के सवालों का जवाब लेते हैं। जी अनुसूचित जाति वर्ग अपने 16% आरक्षण के लिए अगर न्यायालय के दरवाजा खटखटाए हैं, तो आज अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण भूपेश बघेल क्यों नहीं दिए, जबकि वो अपने वादा के चुनावी वादे में भी उसने 16% आरक्षण। ये जवाब ले लेते हैं ना, ये जवाब ले लेते हैं बिल्कुल। नवीन जी ये भाषण नहीं है, जवाब ले लेते हैं। नवीन जी ये भाषण का मंच नहीं है, आपके उठाए सवालों का जवाब लेते हैं। नवीन जी आप स्पीच देते रहेंगे, नवीन जी जवाब देने दीजिए ना, अजय जी को जवाब देने दीजिए। जी अजय जी। देखिए बहुत स्पष्ट है, इनका राजनीतिक पाखंड छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुका है। आज बड़ी बेशर्मी से नवीन मार्कंडेय जी क्या भूल चुके हैं कि 16% अनुसूचित जाति का आरक्षण घटा के बेशर्मी तो आप कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि आपने जब वकील को आपने खड़ा किया तो किस आधार पर उसने 16 से 12 किसने किया? क्यों इतने दिन में आपने उसकी तैयारी नहीं की? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लायक नहीं है? इसका मतलब है कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और छत्तीसगढ़ में आप वर्ग भेद कर रहे हैं और वर्गों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप राजनीतिक समस्या यही है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा, मीडिया जब कभी किसी महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करना चाहता है, परस्पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। प्रोफेसर साहब आपके पास, चूंकि सर्व आदिवासी समाज, आऊंगा मैं अजय जी आपके पास भी आऊंगा। प्रोफेसर साहब अजय चंद्राकर जी से चर्चा कर लेते हैं, आपके पास दोबारा आऊंगा। चंद्राकर जी, चूंकि इस पूरे मसले में जो मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक कहा था कि सर्व आदिवासी समाज एक फैक्टर जो कि बीच बीच में उभरता है, हितों की बात करता है, समाज की बात करता है, फिर चुनाव मैदान में आ जाता है, फिर कभी सरकार का विरोध करता है, कांग्रेस का विरोध करता है, बीजेपी का विरोध करता है, लेकिन तय नहीं कर पाता कि किस तरफ है। मैं आपको 2018 के चुनाव में सर्व आदिवासी समाज के 2 प्रत्याशियों की याद दिलाता हूं। पप्पू राम नाग सर्व आदिवासी समाज से चुनाव लड़े थे जगदलपुर में, उनको 1382 वोट मिले थे, जो टोटल पोल वोट थे उसका 0.96%। दूसरा कैंडिडेट सुखरंजन उसंडी थे, जो अंतागढ़ से चुनाव लड़े थे, 4854 वोट उन्होंने पाया था, 4.04। ये तीसरे नंबर पर रहे थे, विनर और रनर के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। यही एक बार हमने 4 साल के बाद फिर वो स्थिति भानु प्रतापपुर में देखी। अब सर्व आदिवासी समाज कह रहा है कि हम अगले विधानसभा चुनाव में शायद हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी उतारें। तो ये जो सर्व आदिवासी समाज है, क्या ये वाकई आदिवासियों की एक प्रतिनिधि संस्था है? क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब सीटें थी 2018 में, अगर मैं 29 सीटों की याद दिलाऊं तो 24 तो कांग्रेस जीत गई थी, बीजेपी के पास सिर्फ 4 आई थी।
तो क्या सर्वादिवासी समाज आने वाले चुनाव में एक फैक्टर होगा डॉक्टर साहब? देखिए आदरणीय अभय जी, जी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अलग होती है जी और प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स अलग होती है, और सामाजिक स्तर पर जो राजनीति होता है वो अलग है। आदिवासियों का असंतोष, आदिवासियों में जो आक्रोश है भी, उसको यह सर्व आदिवासी समाज अपने प्रेशर ग्रुप के लिए ये कर रही है। लेकिन स्पष्ट है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अलग होती है, जिसमें दलीय आधार पर बात होती है, उनके पास संसाधन होता है, और पुराने हम वोटिंग बिहेवियर जिसका आप जिक्र किए जी उसका हम विश्लेषण करें तो खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ा गया है। और वहाँ पर ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, हमें याद रखना है। साथ ही साथ वहाँ कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं, ये भी सच्चाई है बस्तर के क्षेत्रों में। तो ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बहुत ही मंजे हुए, बहुत ही अनुभवी लोग हैं। अभी समर्थन देने इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने दलीय हितों के विपरीत कोई स्टेटमेंट देंगे या कोई कार्य करेंगे। जब तक वो कोई भी लीडर, नवीन बहुत ही स्नेहिल नवीन जी बैठे हुए हैं, जी जी, जब तक इस सामाजिक क्षेत्रों के मूवमेंट में ये भाग लेते हैं तो समाज के रहते हैं, लेकिन जब इलेक्टेड हो जाते हैं तो अपने दल के हो जाते हैं, और दलीय प्रतिबद्धता के साथ उनको आगे अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन वोटिंग बिहेवियर में अभी सर्व आदिवासी समाज या फिर छत्तीसगढ़ में कल ओबीसी का भी बनता है या इसी समुदाय का भी बनता है, तो यह भी कठिन डगर है, बहुत लंबा सफर। बिल्कुल, समाज के लिए प्रतिबद्ध होकर पूरा समाज काम करेगा ऐसा संभव नहीं लगता। जो दो गुटों, एक साल पहले की जो दो कार्यकारिणी थी, उसके नामों पर अगर मैं एक बार नजर डालता हूं तो एक गुट था जो जिसके प्रांतीय अध्यक्ष सोन पटाई थे, बीजेपी के पूर्व सांसद। कार्यकारी अध्यक्ष BS रावते थे जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे। महासचिव मंडावी जी भी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। फूलसिंह नेताम जी कोषाध्यक्ष थे। दूसरा गुट जो भारत सिंह की प्रांतीय अध्यक्षता वाला था, भारत सिंह खुद सरगुजा के IG रहे, और बाकी लोग भी उसी तरह से। मदन कोरपे वरिष्ठ जिला पंजीयक रायपुर में ही रहे थे। महासचिव थे अचल नायक, वो बलरामपुर के कलेक्टर थे। अजय जी, ये चर्चा चूंकि वहीं हो रही है कि आदिवासियों का हितैषी कौन, क्या आदिवासी समाज को ऐसा लगता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ न्याय नहीं कर रही है, इसलिए सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले बीच बीच में प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं या उनका एक अलग समूह दिखाई देता है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे? अविनाश जी, बहुत अच्छा विषय। देखिए, दो बातें कहना चाहूंगा। जब हमने आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया, तो उसके बाद आदिवासी समाज ये समझ गया कि कांग्रेस पार्टी शुरू से आदिवासी के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। आज बस्तर की पूरा 12 की 12 सीटें, छत्तीसगढ़ में 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है। लगातार हमने निर्णय लिए, चाहे 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने की बात हो, आज पूरे वनोपज की खेती में पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे। लेकिन देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय स्वयं आदिवासी हैं, लगातार आदिवासी हितैषी होने की बात कहती रही है। आज सर्व आदिवासी समाज अपने हितों की सुरक्षा के लिए, आज शोषित वंचित उनके अधिकारों के लड़ाई के लिए आज राज्यपाल महोदय के पास जाता है। उनका एक नैतिक दायित्व था, उनसे मिलती, उनकी बातों को सुनती, तो शायद एक बेहतर निर्णय पे पहुंच पाते। परंतु जिस प्रकार से मेरा स्पष्ट आरोप है कि एकात्म परिसर में बैठकर आरक्षण संशोधन विधेयक को बाधित करने का, लटकाने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है। चलिए नवीन जी संक्षेप में अपनी बात की। नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं? संक्षेप में कांग्रेस जानबूझकर इसको लटकाने का काम किया है और आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि 60 साल आपने राज किया, तो जो राष्ट्रपति और जो राज्यपाल आप बनाते थे, क्या कांग्रेस के कार्यालय से काम करते थे? क्या ये बताएं, स्पष्ट करें, अगर करते थे तो ये कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। जो करतूत कांग्रेस की सरकार में 7 साल किया है, वही चीजों को आज दूसरे को संशोधन विधेयक समर्थक है। कांग्रेस की जो सरकार है वो 7 साल तक राज्यपाल और राष्ट्रपति जो बनाए हैं, वो उनके घर से 10 जनपद से चलते थे। क्या फिर वही है समस्या? फिर वही है। जी 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 जी, चलिए, किसका असली चेहरा, किसका नकली चेहरा, कौन असली आदिवासी, कौन नकली आदिवासी? समस्या घूम कर वहीं आती है, समस्या घूम कर वहीं आती है। सार्थक चर्चा हो नहीं पाती। नवीन जी, अजय जी, नवीन जी, अजय जी, समय की कमी है।
फिर मुझे ये चर्चा खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि समय की कमी है। लेकिन ये बात घूमकर वहीं आती, 9 दिन चले लड़ाई को, समस्या का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बात खत्म हो जाती है। फिलहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे सर्व आदिवासी समाज के रुख और आरक्षण के मसले पर, जो मसला अभी भी लटका हुआ दिखाई देता है। कब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी और किसके कहने पर यह हो रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप की झड़ी चल रही है, उसके बीच में थोड़ा इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।